हेलो एवरीवन, दृष्टिकोण इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे हम इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी का आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो होगा इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? इमरजेंसी प्रोविजंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस होते क्या हैं। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकालीन उपबंध या फिर वो कानून जो आपातकाल यानी कि कोई इमरजेंसी आने पर यूज किए जाए। तो इमरजेंसी से आप क्या समझते हैं? मतलब इमरजेंसी से हम कुछ भी मतलब लगा सकते हैं कि एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन का आना जिसके लिए हम तैयार ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? इमरजेंसी बोलते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस आर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस that empower the union government to deal with extraordinary situation। किसके साथ डील कर सके? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जो सिचुएशन ऑर्डिनरी ना हो, एकदम से आई हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इमरजेंसी बोलेंगे। हिंदी में बात करें तो आपातकालीन उपबंध संविधान के विशेष प्रावधान है जो राष्ट्र की सुरक्षा, संवैधानिक व्यवस्था अथवा वित्तीय स्थिरता पर उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों से निपटने हेतु संघ सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। तो अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो असाधारण परिस्थिति जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले सिचुएशन जो आती है वो है नेशनल सिक्योरिटी की। नेशनल सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है कि कोई क्या हो, एकदम से वॉर स्टार्ट हो जाए। क्या हो भाई? वॉर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो, देश के अंदर ही कुछ ऐसे दंगे हो जाए या फिर कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसके कारण क्या है, एकदम से मतलब सरकार के लिए एकदम से क्या हो, इमरजेंसी आ जाए या फिर कुछ ऐसे आपातकाल आ जाए, तो उस समय पर क्या किया जाएगा? इमरजेंसी प्रोविजन का यूज किया जाएगा। या फिर अगर हम बात करें कुछ संवैधानिक, जो हमारी सरकार है वो संविधान के हिसाब से ना चल रही हो। ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें या जो राज्य है वो संविधान के हिसाब से ना नहीं चलेंगे, तो उसको भी कैसे, कौन सी कंडीशन माना जाएगा? इमरजेंसी कंडीशन उसको माना जाएगा। या फिर क्या हो, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाए, जैसे कि 2019 में कोविड के टाइम पे आया था। ठीक है, क्या हुआ था उस समय पर? एकदम से बिल्कुल सब चीजें बंद हो गई थी, इकोनॉमिकली सब चीजें डाउन हो गई थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ना होना। तो ये वो तीन कंडीशन है जिस कंडीशन पर क्या है, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो इन तीनों कंडीशन पर हम इमरजेंसी को क्या है, लागू कर सकते हैं। तब हम समझेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा संविधान है जिसकी हम बात करते हैं, जो आप ये संविधान देख रहे हो, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारी बुक होती है, बुक को अलग अलग हम चैप्टर में डिवाइड करते हैं, वैसे जो हमारा संविधान है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं पार्ट का जो भाग 18 है, यानी कि चैप्टर 18 है, जो वो किसके बारे में है? इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है। कौन सा भाग? 18वां भाग। कौन सा भाग भाई? 18वां भाग। और 18वें भाग के अनुच्छेद 352 से 360, मैं अब ये सोच के चल रहा हूं कि आप अनुच्छेद का मतलब जानते हैं। जैसे हमारा जो संविधान है उसमें जो कानून लिखे हुए हैं उनको हम अनुच्छेद के हिसाब से लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद के हिसाब से हर एक कानून को एक नंबर दिया गया है ताकि हर एक कानून को जल्दी ढूंढा जा सके, उनको अच्छे से पढ़ा जा सके। तो जो अनुच्छेद, इसको हम इंग्लिश में आर्टिकल भी कहते हैं, आर्टिकल 352 से लेकर 360 हमें किसके बारे में बताता है? इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, आपातकालीन उपबंध के बारे में हमें बताता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एक तो ये संविधान के भाग 18 में है, संविधान के भाग 18 में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में हमें इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध की जानकारी मिलती है। तो इन जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनका कार्य क्या है, ये करते हैं क्या है? तो ये आपातकालीन असाधारण परिस्थितियों में भारत की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करते हैं, हमारी एकता को बनाए रखते हैं, यूनिटी को बनाने का काम करेंगे, हमारी अखंडता को बनाएंगे, इंटीग्रिटी को बनाएंगे, यानी कि सुरक्षा, सिक्योरिटी की रक्षा करेंगे, हमारी लोकतांत्रिक शासन यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसकी रक्षा करते हैं, और वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ये लेके आते हैं। तो आज के चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले
ये कितने टाइप की होती हैं, कब लगाई जाती हैं, किन किन परिस्थितियों में इनको लगाया जा सकता है। उसके बाद हम 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बारे में भी एक बार विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी की बात की गई है वो सबसे पहले 3 प्रकार की इमरजेंसी हमें बताई गई है। उससे पहले एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस है, जैसे हमारा संविधान जब बन रहा था तो बहुत सारी चीजें जो है वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बातें थी वो उन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो जो ये आपातकालीन उपबंध है यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहां से? जर्मनी के वाइमर संविधान से, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो हम बात कर रहे थे भारत में संविधान के अंदर जो हमें इमरजेंसी के टाइप दिए गए हैं वो कितने हैं। तो कुल 3 टाइप हमें बताए गए हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है हमारा प्रेसिडेंशियल रूल जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी हम सभी जानते हैं। एक है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, तो सबसे पहले ये संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है। ठीक है, हमने जो अभी पढ़ा कि भाग 18 के आर्टिकल 352 से 360 के बीच में हमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जानने को मिलता है। तो अगर हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है देश में तो हम किस अनुच्छेद का यूज करेंगे? 352 का यूज करेंगे। किस अनुच्छेद का? 352 का। मतलब हम तो नहीं लगा सकते अगर राष्ट्रपति को लगानी है तो ये कब लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी? जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो। सिंपल सा क्या मतलब है? मान लेते हैं कि हमारा जो इंडिया है वहां पर क्या हो जाती है, एकदम से कोई दूसरा देश क्या है, आक्रमण कर देता है, युद्ध कर देता है। क्या है? युद्ध कर देता है। या फिर खुद इंडिया ही युद्ध कर स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्या किया? इंडिया ने युद्ध किया। या फिर क्या हुआ, जो इंडिया की आर्मी थी उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, रिबेलियन कर दिया। तो इन तीनों केस में क्या होगा? क्या वो आर्मी ने विद्रोह कर दिया, तो इन तीनों केस में क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये प्रोक्लेम्ड किसके द्वारा लगाई जाती है? तो ये तीनों की तीनों इमरजेंसी, जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती हैं। अब राष्ट्रपति से लगाने का क्या मतलब है? जब भी हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कोई चीज कर रहा है तो वो खुद से कोई भी चीज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती। वो क्या है? सिर्फ एक नॉमिनल हेड है गवर्नमेंट का। सिर्फ एक हम क्या कह सकते हैं इसको कि एक तरह से बस ये गवर्नमेंट की क्या है? पहचान है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य होते हैं, लेकिन वो कार्य करने के लिए राष्ट्रपति को कौन एडवाइस देता है? कौन एडवाइस देने का काम करेगा? कैबिनेट जो होती है। ठीक है, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे कोई भी कार्य करने के लिए, और राष्ट्रपति को वो कार्य करना पड़ता है। तो अगर हम जब भी भारतीय संविधान की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति ने ये कार्य किया है, तो उसका क्या मतलब होगा कि कैबिनेट ने रिकमेंड किया था कि आप ये कार्य करें और राष्ट्रपति को वो कार्य करना पड़ता है। तो आगे बात करते हैं, ये सब राष्ट्रपति क्या कार्य, मतलब किन किन परिस्थितियों में जो है कैबिनेट की राय मानने से इनकार कर सकता है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, ये सब हम कब पढ़ेंगे? जब हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम इमरजेंसी के ऊपर ही बात करते हैं। तो पहली थी हमारी नेशनल इमरजेंसी, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। कब लगाई जाती है? जब या तो युद्ध हो, युद्ध की परिस्थिति हो, या फिर क्या हो? आर्मी ने रिबेलियन कर दिया हो, आर्मी ने विद्रोह कर दिया हो उस समय। दूसरा है हमारा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ये कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से ना चल रही हो। कि कब लगाया जाता है? जब राज्य के अंदर सरकार संविधान के हिसाब से ना चल रही हो, उस समय पर क्या है? प्रेसिडेंट रूल की क्या है? घोषणा की जा सकती है। ठीक है, किसके द्वारा लगाया जाता है? ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से अनुच्छेद के अंदर बात करेंगे? तो ये 356 अनुच्छेद के अंदर ये लगाया जाता है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि उस समय पर क्या है? सरकार, जो राज्य की सरकार है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चले तो उस समय पर हम क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रूल की घोषणा करेंगे। तीसरा है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब की जाती है? जब भारत या किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न हो। यानी कि क्या है? किसी एरिया की, भारत के किसी राज्य की, या फिर हम बात करें पूरे भारत की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए,
जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाए उस समय पर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाएगी। कौन रिकमेंड करेगा? अगेन कैबिनेट रिकमेंड करेगा, कैबिनेट प्लस पीएम। कौन किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 360 के तहत इसकी घोषणा की जाती है। तो ये प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट। अप्रूवल वगैरह के बारे में हम सभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि अप्रूवल के लिए क्या करना होता है, ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी, ठीक है, और ग्राउंड्स, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर, मतलब आगे जब हम अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है, हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल भी बोलते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो सबसे पहले ये किस ग्राउंड पर डिक्लेयर की जाती है? हमने अभी भी पढ़ा कि या तो क्या हो, युद्ध हो जाए, वार अगेंस्ट इंडिया और एनी एक्सटर्नल एनिमी, यानी कि भारत या बाहरी शत्रु के विरुद्ध युद्ध हो। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण, बाहर से कोई क्या कर दे, एकदम से आक्रमण कर दे इंडिया के ऊपर। और तीसरा क्या है? आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह के केस में भी क्या हो, क्या है, हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यही 3 कंडीशन है जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। तो अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो ये भी अपने आप में 3 प्रकार की होती हैं। तो जब हमने बात की कि वॉर इमरजेंसी, युद्ध आपातकाल, ये कब लगाया गया था? जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इमरजेंसी वाला टॉपिक है, उसमें आप 1971 की वॉर के बारे में बार बार पढ़ेंगे, 1962 की वॉर के बारे में बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा। तो 1971 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, वो क्यों लगाई गई थी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, इसके कारण जो आपातकाल घोषणा उस समय पर प्रेसिडेंट ने की थी। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल एग्रेशन की, बाह्य आक्रमण के कारण जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो वो कब लगाई गई थी? 1962 में, जब चीन ने, देखो बाह्य आक्रमण मतलब बाहर से कोई देश एकदम से आक्रमण कर दे, तो चीन ने 1962 में क्या किया था? एकदम से आक्रमण किया था, जिसके लिए इंडिया तैयार भी नहीं था। तो उस समय पर किसकी घोषणा की गई थी? एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। और तीसरा है हमारा आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन अगेन क्या है? सेना के विद्रोह के कारण। तो आगे देखते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भाग में नेशनल इमरजेंसी को डिवाइड किया गया है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से भाग। अगर हम बात करते हैं किसकी? नेशनल इमरजेंसी की, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी। तो इसको हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्या है? एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में। एक है एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक है हमारी इंटरनल इमरजेंसी। क्या है? इंटरनल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब युद्ध की स्थिति हो। कब लगाई जाएगी? जब युद्ध की स्थिति हो या फिर बाह्य आक्रमण हो। ठीक है, बाह्य आक्रमण हो, उस समय पर कौन सी जो इमरजेंसी लगाई जाएगी? वो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जाएगी। और जब सेना का विद्रोह हो तब कौन सी इमरजेंसी लगाई जाएगी? इंटरनल इमरजेंसी। सेना का विद्रोह होने पर कौन सी इमरजेंसी लगाई जाएगी? भाई इंटरनल इमरजेंसी उस समय पर लगाई जाएगी, लागू की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये सब आपको नोट्स बना के चलने हैं। देखो, नेशनल इमरजेंसी घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत इसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम घोषणा करते हैं प्रेसिडेंट की हम इमरजेंसी की घोषणा कर रहे हैं, तो उनको ये बताना पड़ता है कि किस कारण से लगाई जा रही है नेशनल इमरजेंसी। तो क्या बताएंगे? अगर वो बोले कि एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो आप क्या समझोगे कि या तो कोई युद्ध हुआ है या बाहर से किसी ने आक्रमण किया है इंडिया के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट बोले कि हम इंटरनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वहीं से कि क्या है, सेना ने किसी एरिया के अंदर क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, जिसके कारण जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगानी पड़ रही है। तो जो ये सेना का विद्रोह है, जो इंटरनल इमरजेंसी के अंदर बात की गई है, सेना का विद्रोह,
ये पहले शुरू से जब से संविधान बना है तब से ये सेना का विद्रोह जैसा कोई भी शब्द हमारे संविधान में नहीं था। ये बाद में संशोधन करके संविधान के अंदर ऐड किया गया है। अब आप सभी सोचेंगे कि संशोधन क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होती है, ठीक है। तो जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था, क्या हो रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो उस समय पर बहुत सारे संविधान बनाने वाले लोगों का क्या मानना था कि जो हम संविधान बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, वो हम आज के उस टाइम के हिसाब से बना रहे थे, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में ये कानून क्या है, समय चेंज होता है तो परिस्थितियां भी चेंज होती हैं, तो ये कानून उस समय पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, इन कानून को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए संविधान में एक आर्टिकल बनाया गया, इसको कहते हैं हम आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, जिसमें कहा गया कि जो संसद है, कौन, संसद क्या कर सकती है, संविधान के आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, उनमें सुधार कर सकती है। क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है, ताकि जो कानून है, जो पुराने कानून है, वो नए समय के साथ सुधार किया जा सके, उनके अंदर नए समय की परिस्थितियों के हिसाब से उनको बदला जा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं इसको। तो इसी के यही जो सेना का विद्रोह था, ये क्या किया गया था, बाद में अमेंडमेंट करके सेना का विद्रोह लिखा गया था। पहले इसकी जगह पर क्या था, आंतरिक अशांति था। क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति था, सेना का विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंतरिक अशांति क्यों लिखी, मतलब पहले आंतरिक अशांति थी, तो इसको सेना का विद्रोह क्यों किया गया, ये संविधान में संशोधन क्यों किया गया, तो उसके बारे में हम जब 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको चीजें थोड़ी और आसान लगेंगी उस समय पर, और चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो आगे देखते हैं। तो जब हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे उस समय पर संविधान संशोधित किए गए थे। एक बार पढ़ लेते हैं, क्यों किए गए थे, कब किए गए थे, कैसे किए गए थे, क्या रीजन था, सब हम समझेंगे जब हम अगेन इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, वो 1975 के इमरजेंसी के बारे में। अभी सिर्फ समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया संविधान संशोधन का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या मतलब है, जो संविधान के कानूनों के अंदर कुछ सुधार करना, उसके अंदर चेंज करना। तो ऐसे ही एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसको हम 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। कब किया गया था, 1975 में। क्या किया गया था इसके अंदर, इसमें आंतरिक अशांति को आधार बनाया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, जो पहले का संविधान था हमारा, उसके अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे, उसके अंदर इंटरनल इमरजेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। उसमें क्या जोड़ा गया, आंतरिक अशांति को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया। फिर क्या किया गया, राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम माना गया, न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया गया। इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, पहले क्या होता था, उसको जुडिशरी रिव्यू कर सकती थी। जुडिशरी से क्या मतलब है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये देख सकते थे कि जो इमरजेंसी लगाई गई है वो ठीक इरादे से लगाई गई है या नहीं लगाई गई, ठीक है। इसको जुडिशरी क्या कर सकती थी, रिव्यू कर सकती थी, उसके बारे में देख सकती थी, उसके ऊपर केस ले सकती थी। और अगर वो पाया जाता है कि ठीक तरह से नहीं लगाई गई है, उसको लगाने की जो मंशा थी सरकार की वो ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार था कि वो उसको क्या करे, और हाई कोर्ट के पास भी अधिकार था कि वो उस इमरजेंसी को खत्म कर सकती है। तो इस जो संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ये अधिकार ही छीन लिया गया। अब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इमरजेंसी के बारे में, जो प्रेसिडेंट की जो संतुष्टि है उसके बारे में कुछ भी अपना डिसीजन जो है वो नहीं दे सकते थे। तो देखो आप इफेक्ट में पढ़ सकते हो। आपातकाल घोषित करना आसान हुआ, न्यायपालिका की भूमिका समाप्त कर दी गई। क्यों किया गया था, क्योंकि उस समय पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को क्या करना था, आपातकाल घोषित करना था, इसलिए ये सब चीजें की गई थी। आगे देखते हैं। उसके बाद एक जो संविधान संशोधन सबसे ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ इमरजेंसी के अंदर नहीं, बाकी जब हम बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे संविधान के अंदर, तो आपको एक 42वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसको इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं।
छोटा संविधान बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल को बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट को, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान के अंदर बहुत ज्यादा चेंज उस समय पर किए गए थे। देखते हैं क्या क्या किए गए थे। सबसे पहले अनुच्छेद 352 4 और 5 जोड़े गए। देखो हमारा जो संविधान है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं 352 की, तो आप सभी को पता है 352 के अंदर क्या है, हम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 352 के तहत ये लगाया जाता है। तो इसमें क्या किया गया कि जब इमरजेंसी घोषणा की जाती है 352 के तहत, तो उसको दोनों सदन, जो हमारा संसद है, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें दो सदनों की हम बात करते हैं। एक है हमारा लोकसभा, क्या है, लोकसभा, और एक है हमारा राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा। तो जब भी हम कोई बिल पास करवाना होता है तो हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेना पड़ता है उस चीज का। तो इसमें क्या किया गया कि जब हम नेशनल इमरजेंसी घोषणा करेंगे तो दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी घोषणा की जाएगी, ये किया गया। उसके अलावा क्या किया गया था, इमरजेंसी को उस समय भी लगाया जा सकता है जब लोकसभा सेशन में ना हो, जब लोकसभा सत्र में ना हो, यानी कि जब लोकसभा कार्य ना कर रहा हो उस समय पर भी इमरजेंसी घोषणा की जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जब उस समय पर जो इमरजेंसी लाई गई थी उस समय पर भी लोकसभा सेशन में नहीं थी, इसलिए इसको जो कानून है ये लाया गया। उसके बाद लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। वैसे नॉर्मल जो लोकसभा की अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है, जिसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष उस समय पर कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो जो भी कानून 38वें संविधान संशोधन के द्वारा, 39वें संविधान संशोधन के द्वारा और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए थे, उनमें से मेजोरिटी कानून इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। ये इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय पर क्या हुआ था, इलेक्शन हो चुके थे, जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गवर्नमेंट के द्वारा वो खत्म कर दी गई थी, और जो गवर्नमेंट बनी थी वो किसकी बनी थी, मोरारजी देसाई की बनी थी। किसकी बनी थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी थी। ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा जब हम जो इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मोरारजी देसाई क्या बने थे, उस समय पर पीएम बने थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो समय पर आंतरिक अशांति जोड़ा गया था संविधान के अंदर उसको हटाया गया, क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने जो उस समय पर इमरजेंसी घोषणा की गई थी वो किसके आधार पर की थी कि देश में ऐसी आंतरिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, आंतरिक अशांति फैली हुई है देश में, जिसके कारण देश के अंदर क्या है, इमरजेंसी लागू की जाती है। अब आंतरिक अशांति अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि आंतरिक अशांति के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई छोटे मोटे दंगे भी हो जाते हैं देश में, तो उस केस में भी इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देके हम क्या कर सकते थे, उस समय गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, इमरजेंसी की घोषणा कर सकती थी। तो इसको हटाकर क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन उस समय पर किया गया। फिर राष्ट्रपति की संतुष्टि मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर होगी। इसका क्या मतलब है, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या की गई थी, इमरजेंसी घोषणा की थी, तो उन्होंने अपने कैबिनेट से इस बारे में कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया था, अपने मंत्री परिषद से इमरजेंसी के बारे में कोई सलाह मशवरा किए बिना सीधा इमरजेंसी घोषणा कर दी थी। प्रेसिडेंट को क्या कर दिया था, ये राय दे दी थी कि आप इमरजेंसी घोषणा कर दीजिए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में क्या किया कि सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी नहीं चलेगी, जो कैबिनेट है उसको भी अपना रिटर्न रिकमेंडेशन देना होगा, हस्ताक्षर करके देना होगा कि हाँ अब समय आ चुका है कि आप इमरजेंसी घोषणा करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी घोषणा नहीं कर सकते। अगेन लोकसभा अप्रूवल बाय सिंपल मेजोरिटी, जो 2/3 की बहुमत की शर्त, ये देखो जो ये 2/3 की बहुमत की शर्त लगाई थी ना, ये किस लिए लगाई थी, जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसको रिवोक करने के लिए, यानी कि उसको खत्म करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। जैसे इमरजेंसी तो किसने लगाई है, उस सरकार ने लगाई है, लेकिन मान लेते हैं विपक्ष चाहते हैं कि अब इमरजेंसी को खत्म किया जाए, तो उस समय कितनी बहुमत चाहिए होती थी, 2/3 बहुमत चाहिए होती थी संसद की। लेकिन अब क्या किया गया कि साधारण बहुमत से भी हम इसको पास कर सकते हैं। अगर साधारण बहुमत से संसद में बिल पास हो जाता है कि इमरजेंसी को हटाया जाए, तो उसी समय से क्या होगा, इमरजेंसी हट जाएगी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। आगे देखते हैं, राइट टू मूव
रिजोल्यूशन टू रिवोक इमरजेंसी इन लोकसभा एंड राज्यसभा। आपातकाल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाने का अधिकार किसी भी सदन में है, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी ये लाया जा सकता है। तो ये सभी चीजें थी जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अभी कंडीशन मानते हैं कि ठीक है, राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी। अब घोषणा करने के बाद क्या होता है, उसको संसद से अप्रूव भी करवाना होता है। तो उसकी क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना होता है, संसद से जो इमरजेंसी घोषित की गई है उसको अप्रूवल लेना होता है। वो कैसे लिया जाता है? प्रेसिडेंट इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अप्रूवल मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, स्वीकृति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या बहुमत की आवश्यकता होती है? देखो, जब भी संविधान के अंदर जो हमारा संसद के अंदर कोई बिल लेके आया जाता है, ठीक है, जब भी संसद के अंदर कोई बिल लेके आया जाता है तो उसको एक मेजोरिटी से पास कराना होता है। ठीक है, दो तीन टाइप की मेजोरिटी होती है, अलग अलग टाइप की मेजोरिटी है। सबसे पहले एक है हमारी सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, क्या है? सिंपल मेजोरिटी, जिसको हम सामान्य बहुमत भी बोलते हैं। यानी कि अगर 500 लोग हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर 500 लोग हैं, 500 सांसद बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो अगर 251 लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया तो क्या हो जाएगा? वो बिल पास हो जाएगा। एक है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, जितने भी लोग हैं संविधान के अंदर, मान लेते हैं 500 लोग हैं, तो उसका 2/3 लोग क्या करें, उस बिल के लिए वोट करें, उसके पक्ष में वोट दे, तो क्या होगा, उस जो वो बिल है वो क्या होगा, पारित किया जाएगा। और एक और हमारी जो क्या है मेजोरिटी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, 2/3 बहुमत तो चाहिए ही होती है दोनों सदनों की, प्लस एक चीज और चाहिए होती है, वो है जितने भी राज्य की विधान परिषद है, विधानसभा है, आधे जो मतलब अगर इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उसके आधे से ज्यादा विधानसभा उसको अप्रूव करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको वो भी क्या है, स्पेशल कैटेगरी की मेजोरिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है उस समय पर चाहिए होती थी, मतलब इमरजेंसी लगाने के लिए चाहिए होते हैं। क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उस सदन की कुल संख्या का बहुमत। यानी कि अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा की कुल जो सदस्य हैं उनका बहुमत, प्लस मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 2/3 बहुमत जो मैंने आपको अभी भी बताया है वो चाहिए होता है। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो कि 2/3 बहुमत चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के लिए। और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, सिर्फ आधे से ज्यादा लोग, आधे से एक ज्यादा, सिर्फ आधे, यानी कि अगर 500 लोग हैं तो 251 अगर उसके पक्ष में वोट कर देंगे तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी बोल देंगे। ठीक है, साधारण बहुमत बोल देंगे। और स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, दोनों सदनों का 2/3, 2/3 बहुमत, जैसे क्या है चाहिए होता है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए। लेकिन एक चीज मान लेते हैं, देखो जैसे हमारी जो राज्यसभा है वो क्या होता है, परमानेंट चैम्बर होता है। ठीक है, क्या होता है, परमानेंट रहती है वो, उसको हम डिसोल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो लोकसभा है जिसके अंदर क्या है, सांसद चुन के आते हैं सीधा लोगों के द्वारा, तो वो क्या है, डिसोल्व हो जाती है हर 5 साल में। या फिर अगर वो क्या है, कॉन्फिडेंस लूज कर दे मतलब अपना संसद के अंदर, तो क्या है, वो लोकसभा बर्खास्त कर दी जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि क्या है, किसी सरकार ने क्या किया, इमरजेंसी घोषणा कर दी, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी, और उस समय पर क्या है, लोकसभा भंग हो गई है। क्या हो गई है, लोकसभा प्रेसिडेंट ने भंग कर दी है। तो उस समय पर क्या होगा, तो 1 माह के अंदर सबसे पहले क्या किया जाएगा, राज्यसभा को वो अप्रूव करना होगा। क्या अप्रूव करना होगा, नेशनल इमरजेंसी का बिल। तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी का बिल राज्यसभा अप्रूव कर देगी, उसके बाद जब वापस से इलेक्शन होंगे और लोकसभा फिर से गठित की जाएगी, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना होगा, वापस से लोकसभा को भी वो फिर से अप्रूव करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा। जब एक बार दोनों सदनों से क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल मिल गया, उसके बाद क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन कितने समय की रहती है, 6 महीने की रहती है एक बारी के लिए। ठीक है, 6 महीने के अंतराल पे फिर से ये सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो करना होता है। यानी कि जैसे ही 6 महीने बीते तो फिर से स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल लाया जाएगा, उसको अप्रूव कराया जाएगा, उसको एक्सटेंड करने के लिए। और ऐसा कब तक किया जा सकता है, 3 साल के लिए, 36 महीनों के लिए इसको बार बार रिपीट किया जा सकता है।
36 महीने के बाद क्या है, नेशनल इमरजेंसी को हटाना ही पड़ेगा। केवल कुछ कंडीशन है कि अगर क्या है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एनएसए, वो क्या करे, ये रिकमेंड करे कि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन बाकी कंडीशन में इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्या है, 3 साल के बाद तो इसको हटाना ही पड़ेगा। और मान लेते हैं 6 महीने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी जो मतलब सदन है, जो हमारा जो संविधान, जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर कोई भी बिल लेके नहीं आती है, ठीक है। अगर 6 महीने के बाद सरकार सदन के अंदर, संसद के अंदर कोई भी बिल लेके नहीं आती है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है वो क्या हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप रिवोक हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है उसके प्रभाव क्या क्या आते हैं वो देखते हैं एक बार, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रभावों की, एक सेकेंड, सबसे पहले होगा एनहांसमेंट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, संघ कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उनकी कैबिनेट होती है, उनकी पावर के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा उस समय पर वृद्धि हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है पावर। क्या कर सकते हैं, वह है राज्यों को निर्देश भी दे सकते हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल समय में क्या होता है, स्टेट के और यूनियन का मतलब इंडिया के, ठीक है, स्टेट के और यूनियन के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं कि कौन किस जो मतलब किस एरिया के ऊपर काम करेगा। जैसे एजुकेशन के ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों काम कर सकते हैं, वैसे ही अलग अलग चीज होते हैं। जैसे डिफेंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, यूनियन काम करेगा, ठीक है, अगर हम नेशनल डिफेंस की बात करें। तो ऐसे ही हर एक चीज का क्या है, अलग अलग क्या है, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, अलग अलग स्टेट और यूनियन इंडिया का क्या है, अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है तो जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को निर्देश दे सकती है, संघ कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो जाती है। उसका है संसद की विधायी शक्ति का राज्यों पर विस्तार। जो संसद की विधायी यानी कि जो संसद कानून बनाती है वो राज्यों के ऊपर भी लागू किए जा सकते हैं। वैसे तो संसद के कानून, मेजोरिटी कानून राज्यों के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो राज्यों के ऊपर नॉर्मल टाइम में लागू नहीं होते, लेकिन जब हम इमरजेंसी घोषणा कर देते हैं तो वो क्या है, वो कानून भी राज्यों के ऊपर लागू हो जाते हैं। उसके अलावा विधायी शक्तियों का वितरण, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट और यूनियन अलग अलग लिस्ट होती है हर एक सब्जेक्ट की, कि किस सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, वो सब किसके पास आ जाती हैं, केंद्र के पास आ जाती हैं शक्तियां, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19। उस आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 अधिकार दिए गए हैं, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, डिग्निटी और बोलने का अधिकार, ये सब क्या है, 6 इस तरह के 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। तो वो 6 के 6 अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं आर्टिकल 19 के। और बाकी फंडामेंटल राइट्स क्या रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, किसके अनुसार, अगर जो इमरजेंसी है वो आर्टिकल 358 के तहत लगाई गई हो। देखो वैसे नेशनल इमरजेंसी किसके तहत लगाई जाती है, 352 के तहत। लेकिन हमने पढ़ा 2 टाइप की इमरजेंसी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक पढ़ी थी हमने इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, एक पढ़ी थी एक्सटर्नल, एक पढ़ी थी इंटरनल। तो 352 के तहत क्या थी, 2 प्रकार की इमरजेंसी पढ़ी थी। वैसे ही जब ये इमरजेंसी घोषणा की जाती है तो ये बताया जाता है कि जो इमरजेंसी लगाई जा रही है वो 352 में किसके साथ लगाई जा रही है, 358 के साथ लगाई जा रही है या 359 के साथ लगाई जा रही है। अगर 358 के साथ लगाई जा रही है तो आर्टिकल 19 क्या है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो लगाई जा रही है आर्टिकल 359 के साथ, 352 के तहत घोषणा की और उसमें आर्टिकल 359 भी इंक्लूड किया गया है, तो बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के, एक सेकंड मैं इसको नीचे कर देता हूं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगेन मैंने आपको बताया था कि संघ राज्य सरकारों के कार्य अपने हाथ में ले सकता है। संघ का मतलब होता है यूनियन, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, राज्यों की पावर को अपने हाथ में ले सकती है। उसके अलावा इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, तो सेंटर क्या कर सकती है, अपने मन मुताबिक अलग अलग स्टेट्स को अपने हिसाब से क्या है, फंड्स जो है वो कम या ज्यादा दे सकती है। वो किसके ऊपर आ जाता है, पूरा पूरा सेंटर के ऊपर आ जाता है, केंद्र सरकार के ऊपर आ जाता है।
उसके अलावा इफेक्ट ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी, लोकसभा को आपातकाल के दौरान भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो लोकसभा होगी संसद के अंदर, जो हम लोकसभा की बात करते हैं, तो उसको आपातकाल के दौरान भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्या है, हर बार 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है इस आर्टिकल के द्वारा। तो ये किसके बारे में है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी घोषणा होती है तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, केंद्र सरकार बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है केंद्र सरकार के पास। उसके अलावा संघीय ढांचा कमजोर हो जाता है। देखो संघीय ढांचे से क्या मतलब है, तो जब भी हम संविधान, जो दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें 2 प्रकार के जो है स्ट्रक्चर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एक है हमारा फेडरल, ठीक है, एक हमारा फेडरल, और एक है हमारा यूनिटरी। क्या है, यूनिटरी। फेडरल से क्या मतलब होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों के पास क्या है, अलग अलग शक्तियां होंगी। राज्य और केंद्र के पास अलग अलग शक्तियां होंगी। जबकि यूनिटरी में क्या है, और इसमें क्या होता है, राज्यों के पास शक्तियां थोड़ी ज्यादा होंगी केंद्र के मुकाबले, फेडरल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, संघीय ढांचा भी बोलते हैं। ठीक है, फेडरल को क्या बोल लेंगे, संघीय ढांचा भी बोल लेंगे। लेकिन अगर हम यूनिटरी की बात करें, यूनिटरी के अंदर क्या होता है, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, वैसे तो ना भारतीय संविधान फेडरल है ना यूनिटरी है, वो दोनों का एक मिक्सचर है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल टाइम्स की, तो ये कैसे वर्क करता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करता है, संघीय ढांचे की तरह वर्क करता है, जिसमें राज्य और केंद्र के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं। लेकिन जब हम आपातकाल की घोषणा करते हैं तो ये कैसे वर्क करने लग जाता है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करने लग जाता है, यानी कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हो जाती है उस टाइम। उसके अलावा मौलिक अधिकारों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है, और लोकतांत्रिक जो फंक्शन है, डेमोक्रेटिक फंक्शन है, वो तो सस्पेंड हो ही जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, नेशनल इमरजेंसी के समय इनकी घोषणा, ये सब क्या है, इफेक्ट होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे समय आए हैं जब भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सिचुएशन आई है, तो सबसे पहले आता है 1962 का चाइना का इंडो चाइना वॉर, भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उस समय पर। किस ग्राउंड पर लगाया गया था, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण, बाहरी आक्रमण के कारण। कब लगाए गए थे, 20 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था, और 10 जनवरी 1968 को इसको हटाया गया। कुल कितने समय तक चला था, 5 साल 2 महीने और 21 दिन के लिए ये चला था। उसके बाद बात करते हैं दूसरा कब किया गया था, वॉर विद पाकिस्तान, जब 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस समय पर क्या हुआ था, बाहरी आक्रमण के कारण ही ये भी क्या है उस समय पर लगाया गया था। 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया और 21 मार्च 1977 को हटाया गया। जो ये एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण जो ये लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी 1971 में, ये जो उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगाई, उस समय पर भी ये कंटिन्यू रही थी। ठीक है, इसको हटाया नहीं गया था, एक साथ 1971 और 1975 की इमरजेंसी को हटाया गया था। तो तीसरी बार कब लगाया गया, 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो लगाई थी, 25 जून 1975 को ये लगाई गई थी। और कब हटाई गई, 21 मार्च 1977 को। ये दोनों क्या है, 1971 वाली और 1975 वाली जो इमरजेंसी है उसको हटाया गया। ये कितने से दिन तक चली थी, 1 साल 8 महीने और 27 दिन तक ये चली थी। किसके आधार पर घोषणा की गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर इसकी घोषणा की गई थी। यह अकेली ऐसी आपातकाल था जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय नहीं लगाया गया था, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के समय नहीं लगाया गया था। तब हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो 3 केस है जिसके अंदर हम क्या है इनको हटा सकते हैं। सबसे पहला, या तो खुद प्रेसिडेंट ही उसको हटा दें। द प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, प्रेसिडेंट सिर्फ एक ऑर्डर इशू करेंगे कि जो आपातकाल घोषित किया गया था उसको वापस लिया जाता है, तो वो अपने आप क्या होगा, आपातकाल खत्म हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन बाय लोकसभा, लोकसभा द्वारा स्वतः समाप्ति। इफ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय लोकसभा डिसप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन द नेशनल इमरजेंसी शैल सीज टू ऑपरेट, यानी कि क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब कि अगर लोकसभा एक क्या करे, एक प्रस्ताव पारित कर दे
कि आज से क्या है इमरजेंसी की स्थापना जो है वो खत्म कर दिया जाता है, तो उसी समय से क्या होगी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। तीसरा क्या कंडीशन है, तीसरी कंडीशन से पहले एक बार ये देख लेते हैं, जो मैं ये बता रहा था कि लोकसभा क्या करे प्रस्ताव पारित करे, तो किसके द्वारा किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जाएगा। पहले कैसे होता था, इसको अगर मान लेते हैं इमरजेंसी लगाई गई है तो उसको रिवोक करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इस जो स्पेशल मेजोरिटी थी उसको खत्म करके क्या लिख दिया गया, वहां पे सिंपल मेजोरिटी लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा इसलिए किया गया कि मान लेते हैं कि कोई सरकार है जिसने क्या दुर्भावना से क्या है इमरजेंसी लगा दी है, तो क्या है जो विपक्ष है वो क्या कर सकता है, उस समय पर सिंपल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करवा सकता है, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करवा सकता है कि इस इमरजेंसी को वापस लिया जाए। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि जो सरकार है, जैसे इमरजेंसी घोषणा हो चुकी है इमरजेंसी की, और जैसे कि मैंने आपको बताया एक बारी में 6 महीने के लिए ही इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद फिर से बिल लेके आना होता है। लेकिन क्या है, तीसरी बार क्या है, मतलब वापस से सरकार क्या है संसद के अंदर बिल ना लेके आए तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, खुद से ही हट जाएगी। तो एक 3 कंडीशन है जब हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी को हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो 1975 में इंडिया जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे हमें बहुत सारे जो संविधान के अंदर संशोधन हुए उसके बारे में पता चलेगा कि वो क्यों हुए थे। और एक डिबेट चलती है बहुत ज्यादा, जो जब हम संसद की कार्रवाई देखते हैं तो उसके अंदर भी बीजेपी और आज के टाइम पे कांग्रेस के बीच में डिबेट चलती है कि 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो ठीक थी या नहीं थी, तो इसके ऊपर एक डिबेट है अपने आप में। वैसे ये मेजोरिटी लोगों का मानना है कि ठीक नहीं थी, इसको एक जो संविधान का काला जो समय है उसके रूप में देखा जाता है, ब्लैक डेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा जाता है। तो उसके बारे में एक बार हमें पता होना चाहिए, है ना, ताकि फ्यूचर में अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो ऐसी चीजें करने से बचे, लोगों को एटलीस्ट उसके बारे में पता हो। तो देखते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बैकग्राउंड देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 के अंदर, 1975 के अंदर जो आपातकाल लगाया गया था, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है पहले ये समझेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट या फिर जब भी कोई, हम अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, अगर वो कोई बड़ा स्टेप उठाता है अपनी लाइफ के अंदर या फिर कोई गवर्नमेंट कोई बड़ा स्टेप उठाती है, तो उसके पीछे क्या होता है, एक पूरा बैकग्राउंड होता है जिसके बारे में जानना जरूरी है। नहीं तो अगर हम सीधा ही गवर्नमेंट के उस डिसीजन को जज करेंगे तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा अनफेयर होगा, बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। तो पहले एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं सब चीजों का। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टाइमलाइन पता होनी चाहिए। 1962 से स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा मैं। तो 1962 में सबसे पहले क्या हुआ था, इंडिया चाइना वॉर हुई थी। ठीक है, इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर। ठीक है, क्या हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था। उस समय पर पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। JN का मतलब जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या होता है, 1965 का समय आता है। ठीक है, ऑलरेडी इस जो इंडो चाइना वॉर था उसके अंदर चाइना की मतलब क्या है, इंडिया की हार हुई थी एक तरह से, और चाइना की एक तरह से वो मतलब हार नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा पीछे रहा इस वॉर के अंदर और चाइना बहुत ज्यादा आगे था। उसके बाद हम बात करते हैं 1965 की। क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, इंडो पाक वॉर, जिसके अंदर क्या हुआ था, इंडिया की विजय हुई थी और पाकिस्तान को करारी हार का सामना उस समय पर करना पड़ा था। उस समय पर पीएम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। पीएम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, LBS मीन्स लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद 1966 में क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। कब, 11 जनवरी 1966 को। 11 जनवरी 1966 को क्या होती है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ध्यान से देखो, 1962 में ऑलरेडी इंडिया एक लड़ाई लड़ चुका है जिसके अंदर इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, जिसके कारण अगेन फिर से क्या है, क्योंकि इंडिया ने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था तो इंडिया को भी इकोनॉमिकली तो उसके अंदर लॉस हुआ ही है। ठीक है,
वैसे इंडिया जीतता था, लेकिन जब भी हम कोई युद्ध लड़ते हैं, कोई दो देश युद्ध लड़ेंगे, तो उसके अंदर क्या होती है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा उस समय पर इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो कोई भी देश हो। आज के समय पर क्या है, अमेरिका और जो ईरान की वॉर चल रही है, आप देख सकते हो उसके अंदर अमेरिका को भी उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है ईरान के मुकाबले। और जो शक्तिशाली देश होता है उसको थोड़ा ज्यादा क्या है, मतलब उसको थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान होता है। उसके बाद क्या हुआ, 1966 में जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, तो 1966 में ही पीएम, अगले पीएम कौन बने हमारे, इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी। कौन बने थे, इंदिरा गांधी उस समय पर पीएम बनी थी। तो पहले पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर बनी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जब जिस टाइम पर पीएम बनी थी, उस समय पर आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी देश की स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस समय पर देश नहीं था, ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक था, क्योंकि ऑलरेडी 2 युद्ध उस समय पर देश लड़ चुका था। और क्या है, 2 प्राइम मिनिस्टर की भी उस समय पर मृत्यु जो है, आकस्मिक मृत्यु देख चुका था देश। तो उस समय पर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा एक स्ट्रगलिंग फेज था, क्योंकि एकदम से प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिलना किसी के लिए भी स्ट्रगलिंग होगा। और उस समय वो भी कब, जब ऑलरेडी 2 वॉर इंडिया लड़ चुका था, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं था। उसके बाद समय आता है 1969 से 70 के आसपास का, ठीक है। 1969 के अंदर, 1970 के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो हम पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं, वो समझने के लिए आपको सबसे पहले मैप समझना पड़ेगा इंडिया का, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, तो ये हमारा क्या है, मैप है। अगर हम ये मैप लेके चले इंडिया का, थोड़ा एक रफ सा डायग्राम मैं बना रहा हूं। तो जो ये वाला एरिया है, ठीक है, जिसको आज हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, और ये वाला क्या है, पाकिस्तान है, सॉरी। तो पहले क्या था, ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी दोनों क्या थे, पाकिस्तान का हिस्सा थे। क्या थे, 1971 से पहले ये दोनों क्या थे, पाकिस्तान का हिस्सा थे। इसको हम बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोलते थे, पश्चिमी पाकिस्तान। और इसको हम क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान इसको हम बोलते थे, ठीक है। तो 1970 से पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के अंदर जो है तख्ता पलट कर दिया गया था उस समय पर, वहां के जो सेना के प्रमुख थे उनके द्वारा। उसका नाम क्या था, याह्या खान था। क्या था, याह्या खान। याह्या खान ने क्या किया था, तख्ता पलट कर दिया था। और उस समय किसका रूल कर चल रहा था वहां पर, आर्मी का रूल चल रहा था। और उसके जो मतलब जो प्रमुख थे वो कौन थे, याह्या खान था। 1970 में याह्या खान क्या करता है, उस समय पर क्या करता है, डेमोक्रेसी वापस से लेके आने के लिए इलेक्शन की घोषणा करता है। और क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं। हमेशा से क्या होता आया है, जो पाकिस्तान था, देखो जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पर जो मुसलमान रहते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, बांग्ला भाषा का यूज करते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, वो बांग्ला भाषा बोलते थे। और जो पश्चिमी पाकिस्तान थे, वहां पर क्या बोली जाती थी, उर्दू बोली जाती थी। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो शुरू से ही बांग्लादेश के ऊपर, जो आज का बांग्लादेश है उस समय पर पूर्वी पाकिस्तान था, उसके ऊपर बांग्ला भाषा बोलने के लिए जो फोर्स करता था उसको। और उसके इस कारण से क्या, जो क्योंकि ये क्या करते थे, बांग्ला भाषा बोलते थे, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी किए जाते थे। तो जब इलेक्शन हुए 1970 के अंदर, तो जो पूर्वी पाकिस्तान से जो समय पर नेता खड़े थे, कौन थे, मुजीबुर रहमान। कौन थे, मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान वो क्या करते हैं, ये इलेक्शन जीत जाते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्शन मेजोरिटी बहुमत से जीत जाते हैं। और पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति क्या करता, पीएम बनता, पूरे पाकिस्तान का, पश्चिमी पाकिस्तान का भी और पूर्वी पाकिस्तान का भी। तो ये बात जब किसको पता चली, याह्या खान को पता चली। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, जब याह्या खान को इन सब बातों का पता चला, तो याह्या खान ने क्या किया, जो पूर्वी पाकिस्तान थे वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ा दिए। और जो पीएम बनने वाले थे मुजीबुर रहमान, उसको क्या किया, अरेस्ट करवा के कहा कर दिया, पाकिस्तान के अंदर कैद कर दिया किसी जगह पर। तो जब ये अत्याचार शुरू हुए बांग्लादेश के अंदर, जो आज का बांग्लादेश है उसमें पर पूर्वी पाकिस्तान था, उस कारण लगभग 1 करोड़ लोग, क्या कितने, लगभग 1 करोड़ लोग
बांग्लादेश से भागकर, या मैं कहूँ पूर्वी पाकिस्तान से भागकर कहाँ गए थे, इंडिया के अंदर आ गए थे। कहाँ आ गए थे, इंडिया के अंदर आ गए थे। कितने, 1 करोड़। 1 करोड़ अपने आप में उस समय पर बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि उस समय पर इंडिया की इकोनॉमिकली जो सिचुएशन थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऑलरेडी इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ था। उसके बाद खुद इंडिया क्या स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। उसके बाद लगातार युद्ध होना, 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 62 में, 65 में ऑलरेडी जो इंडिया था वो युद्ध जो है देख चुका था, और क्या थी, फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी। और ऊपर से 1 करोड़ लोगों का एकदम से देश के अंदर आ जाना, उनके लिए क्या है, खाने की व्यवस्था करना और बाकी चीजों की व्यवस्था करना बहुत ज्यादा बर्डन होता है किसी भी देश के ऊपर। ठीक है, क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है किसी भी देश के ऊपर। तो जिसके कारण क्या हुआ, 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया मुक्ति वाहिनी। और क्या किया गया, जो बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको आजाद कराया गया। और क्या होता है, बांग्लादेश का उस समय पर निर्माण किया जाता है, बांग्लादेश नाम से एक नया जो देश जो है बनाया जाता है। तो 1971 में फिर से क्या हुआ था, इंडिया ने फिर से एक तरह से वॉर का सामना किया था। क्या किया था, वॉर का सामना किया था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर भारत को बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई थी, इसके कारण इंदिरा गांधी का उस समय पर बहुत ज्यादा नाम हो गया था। क्या हो गया था उस समय पर, इंदिरा गांधी का उस समय पर बहुत ज्यादा नाम हो गया था। जिसके कारण जब 1971 के लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, 1971 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से, यानी कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी से उस समय पर ये चुनाव क्या है, जीतती हैं। इसके साथ साथ उस समय पर क्या होता था, जो केंद्र के चुनाव होते थे और जो राज्य के विधानसभा के चुनाव होते थे वो एक साथ होते थे। जो आज के समय पर इंडियन गवर्नमेंट बात करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, इसकी बात करती है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो उस समय पर क्या होते थे, एक साथ ही सभी स्टेट्स के और जो केंद्र थे उसके चुनाव हो जाते थे। तो उस समय पर जितने भी इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स थी सबके अंदर क्या हुई थी, कांग्रेस उस समय पर विजय हुई थी। क्यों, क्योंकि सिर्फ इंदिरा गांधी के नाम पर, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक, कितने, 93,000, एक आधा नहीं, 93,000 सैनिकों ने उस समय पर सरेंडर किया था। कहां पर, पूर्वी पाकिस्तान में। जिसके कारण इंदिरा गांधी का उस समय पर बहुत ज्यादा नाम हुआ था। और इंदिरा गांधी के नाम पर ही जो हमारे राज्य की विधानसभा थे उनमें के अंदर भी वोट पड़े थे। और लगभग हर स्टेट के अंदर किसकी सरकार थी, कांग्रेस की उस समय पर सरकार थी। और हर स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार होने का मतलब इंदिरा गांधी उस समय पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, उसकी पावर बहुत ज्यादा उस समय पर बढ़ चुकी थी। तो ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जब ये सब चीजें होगी तो उसके बाद क्या होता है, ये एक बात बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, तो एक कोट बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटी में चलता है, भारतीय राज्य व्यवस्था में, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। यानी कि बहुत ज्यादा पावर व्यक्ति को बहुत ज्यादा करप्ट भी करती है। तो यही हुआ उस समय पर इंदिरा गांधी के साथ भी। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इंदिरा गांधी का नाम बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। तो जब नाम किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उसको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। और कुछ का भी ऐसे भी कह सकते हैं हम कि एब्सोल्यूट पावर के कारण थोड़ी क्या होता है, व्यक्ति के अंदर खुद भी थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी ऐसी भावना आ जाती है कि हाँ, इस समय पर मैं ही सब कुछ हूं। तो जिसके कारण क्या हुआ, उस समय पर इंदिरा गांधी के ऊपर भी करप्शन के केस लगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था जब केंद्र सरकार के ऊपर करप्शन के केस लग रहे थे। तो ये सब चीजें हैं जो आपको माइंड में रख के चलनी है, ठीक है। तो अब हम बैकग्राउंड के ऊपर देख लेते हैं एक बार। तो जब करप्शन के केस लगे, एक चीज और समझ लेते हैं, जब करप्शन के केस लगे तो उसके बाद 2 व्यक्ति थे। एक था JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, और एक थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन दोनों ने उस समय पर बहुत ज्यादा आंदोलन किए। मोरारजी देसाई ने तो गुजरात के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी उसको ही खत्म करवा दिया था। उसके अलावा JP नारायण ने बिहार के अंदर बहुत ज्यादा उस समय पर आंदोलन किए थे, जिसके कारण क्या है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उस समय पर थी। तो अगर हम बैकग्राउंड पे बात करेंगे तो सबसे पहले ही हमारे सामने क्या आता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, राज्य में बार बार सरकारें बदलना, इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध तीव्र विरोध।
जयप्रकाश नारायण द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको क्या नाम दिया गया था, संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था, टोटल रिवॉल्यूशन उस समय पर उसको बोला गया था। उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो आर्थिक संकट भी उस समय पर सरकार झेल रही थी। 1962 के युद्ध के 1962 का युद्ध, 65 का युद्ध, उसके बाद 1 करोड़ लोगों का भारत के अंदर आना, उसके बाद 1971 का युद्ध। तो इन सभी चीजों के कारण क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर था। फिर हम बात करते हैं सोशल अनरेस्ट। लोगों के बीच भी एक क्या थी, अशांति की भावना उस समय पर देखने को मिल रही थी। क्या थी, जो गुजरात के अंदर नव नारायण आंदोलन नाम से एक आंदोलन शुरू किया गया था। उसके अलावा बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू किया गया था। तो इससे क्या हो रहा था, लोगों के बीच भी आक्रोश बढ़ रहा था। इससे पता चलता है कि लोगों के बीच भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के प्रति क्या था, थोड़ा आक्रोश उस समय पर बढ़ रहा था। उसके बाद आता है जुडिशियल सेटबैक टू द गवर्नमेंट। 1971 में क्या होता है, जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने जो सरकारी व्यवस्थाएं थी, सरकारी चीजों का इस्तेमाल किया है उस समय पर इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग। ऐसा आरोप किसके ऊपर लगा उस समय पर, इंदिरा गांधी के ऊपर, जिसके ऊपर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या आया, फैसला आया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ, इंदिरा गांधी गिल्टी है इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस की, यानी कि चुनावी कदाचार की दोषी ठहराया जाता है इंदिरा गांधी को। उनके ऊपर ये जो आरोप है वो सिद्ध हुआ था कि उन्होंने सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया था, और उनका जो 1971 का चुनाव था उसको निरस्त कर दिया गया था। क्या था, 1971 का चुनाव क्या था, निरस्त कर दिया गया था, यानी कि अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती थी, और 6 वर्ष के लिए संसद सदस्य रहने से अयोग्य कर दिया गया था, यानी कि 6 वर्ष के लिए, अगले 6 वर्ष तक इंदिरा गांधी को इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती थी, और लोकसभा की मेंबर भी उनकी, मतलब वो अब से लोकसभा की मेंबर भी नहीं रहेंगी। तो ये सब क्या है, उस जो मतलब उस समय पर जुडिशरी के द्वारा जो मतलब जजमेंट आया था उसके द्वारा किया गया था। तो 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या आता है, जजमेंट आता है इसके ऊपर, और 22 जून को, कब, 22 जून को जयप्रकाश नारायण, कौन थे, जयप्रकाश नारायण, फिर से एक शांतिपूर्ण आंदोलन की घोषणा करते हैं, जिसमें वो आर्मी और पुलिस से भी कहते हैं कि वो सरकार के अनलॉफुल ऑर्डर को फॉलो ना करें। और उसके अलावा जो उस समय पर खुफिया विभाग था उसने भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को एक इनपुट दिया था कि कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के इशू हो सकते हैं इस आंदोलन के द्वारा। तो ये सभी कंडीशंस थी। उसके अलावा क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी के ऊपर जो जुरिस्डिक्शन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इंदिरा गांधी कहां पर गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी। और जून के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन चल रहे होते हैं, क्या होते हैं, वैकेशन उस समय पर चल रहे होते हैं। तो उस समय पर भी वैकेशन चल रहे थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय पर, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को टेम्पररी स्टे दे दिया था। क्या किया गया था, टेम्पररी रूप से उसके ऊपर स्टे लगा दिया था उस समय पर, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और टेम्पररी स्टे इसलिए लगाया था क्योंकि उस समय पर क्या थी, वैकेशन चल रही थी, तो एक पूरे जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट के जजिस का वो नहीं बैठ सकता था। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जो निर्णय होगा वो फुल बेंच स्ट्रेंथ क्या है, बैठकर इसके ऊपर निर्णय लेगी, तब तक के लिए टेम्पररी स्टे रहेगा। और इंदिरा गांधी तब तक के लिए लोकसभा के किसी भी कार्य के अंदर भाग नहीं ले सकेगी, लोकसभा के अंदर क्या कर सकती है, वोटिंग नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये फैसला उस समय पर किसके द्वारा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था। तो ये फैसला कब आया था, 22 जून को आया था। तो जब ये परिस्थितियां बन रही थी तो उसके बाद क्या, ऐसा कुछ बातें चलती हैं कि जो संजय गांधी थे, इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने और कुछ उनके जो कोर मेंबर्स थे, उनके जिनकी बात जो है इंदिरा गांधी मानती थी, उनके द्वारा ये राय दी गई कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके 3 दिन बाद, यानी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 22 जून को आंदोलन हुआ था और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ठीक है, तो 24 जून को जैसे ही फैसला आता है उसके बाद 25 जून को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। कब की जाती है, 25 जून को आधी रात को इसकी घोषणा की जाती है। उस समय पर जो प्रेसिडेंट थे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। किसके एडवाइस पर की जाती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, याद रखना, कैबिनेट के एडवाइस पर नहीं। कैबिनेट से उस समय पर इसके बारे में पूछा भी नहीं गया था, सीधा प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया था
कि आप क्या करो, इमरजेंसी की घोषणा करो। लेकिन उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, कैबिनेट की रिटर्न क्या है, रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए। तो उस समय पर जो इमरजेंसी घोषणा की गई थी किसके आधार पर की गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर की गई थी कि देश में बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई है, इसके कारण क्या है, इमरजेंसी घोषणा कर देनी चाहिए। तो इस इमरजेंसी के समय क्या क्या इफेक्ट पड़ा था वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो जो फंडामेंटल राइट्स थे आर्टिकल 19 के वो खत्म कर दिए थे। उसके अलावा प्रेस सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप का क्या मतलब है कि यदि किसी भी न्यूज चैनल को या किसी भी न्यूज़पेपर को कोई भी न्यूज छापनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको पीएमओ के पास लेके जाना होगा, यानी कि पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अप्रूवल होगा, उसके बाद क्या होगा, जो न्यूज़पेपर थे यानी कि वो उस समय पर न्यूज छाप सकते थे। ठीक है, उसके अलावा क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट को भी अलाउड नहीं किया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका क्या मतलब है, यानी कि किसी भी नेता को किसी भी समय बिना किसी कारण के भी जेल में बंद किया जा सकता था, ये इस एक्ट के अंदर बताया गया था। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर दी गई थी। उसके अलावा 20 पॉइंट का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था उस समय पर गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, पॉवर्टी के ऊपर और पॉवर्टी रिमूवल के ऊपर, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर और प्राइस कंट्रोल के ऊपर। उसके अलावा रोल ऑफ राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी एक 5 पॉइंट प्रोग्राम लेके आए थे जिसमें फैमिली प्लानिंग उसमें पर सबसे ज्यादा मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट रहा, या फिर हम कहें सबसे ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी है कि इसको हम क्या बोलते हैं, नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। लोगों को मतलब पकड़ कर उस समय पर क्या किया गया, नसबंदी की गई, ताकि उस समय पर जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से ना फैले, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की जनसंख्या एक बहुत ज्यादा रेसों में उस समय पर बढ़ रही थी। उसके अलावा 1 करोड़ लोग भी जैसे हमने पढ़ा कि इंडिया के अंदर आ गए थे, जिसके कारण क्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या एक तरह से बूस्ट हो रही थी। तो इसलिए उस समय पर क्या है, नसबंदी प्रोग्राम लाया गया और लोगों को पकड़ कर क्या है, नसबंदी की गई। उसके अलावा स्लम डिमोलिशन, गरीबी हटाने के लिए उस समय पर जो स्लम्स थे उनको डिमोलिश किया गया, उनको खत्म किया गया। तो ये सभी क्या है, उस समय पर इमरजेंसी के टाइम पर ये सब चीजें की गई थी। उसके अलावा इंदिरा गांधी ने इन सभी चीजों को लागू करने के लिए एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किए, संविधान के अंदर संशोधन किए, जिसमें 38वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि उस अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे। एक चीज और, तो जब ये इमरजेंसी घोषणा की गई थी इंटरनल इमरजेंसी की, उस समय पर 1971 में ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इमरजेंसी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी। क्या की गई थी, ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इमरजेंसी उस समय पर गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी। तो जब इसको वापस से, यानी कि जो एक्सटर्नल इमरजेंसी थी, इसको कभी खत्म ही नहीं किया गया। तो जब 1975 में फिर से इमरजेंसी घोषणा की जा रही थी, तो एक प्रश्न उठा कि वापस से इमरजेंसी घोषणा करें, क्योंकि पहले से ही एक इमरजेंसी लगी हुई है। तो तब 38वां संविधान संशोधन किया गया और ये बोला गया इसके अंदर कि अगर पहले से इमरजेंसी घोषित की गई हो तो भी प्रेसिडेंट फिर से इमरजेंसी घोषणा कर सकते हैं। जैसे पहले अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी हो तो इंटरनल इमरजेंसी की फिर से घोषणा की जा सकती है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। तो जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम एक छोटी सी वीडियो में कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है कि हम जितना जल्दी शॉर्ट में हो सके उसको खत्म करें। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी और वीडियो आपको पसंद में आई होगी और आप बोर नहीं हुए होंगे। तो आज हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है और कल हम पढ़ेंगे जो हमारे जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसके बारे में और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।